गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्टूडेंट्स, आज हम सांख्यिकी के एक अन्य माप सहसंबंध का अध्ययन करने जा रहे हैं। समंक विविध कारणों से, समंक का मतलब आंकड़े, अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं और सांख्यिकी अध्ययन के लिए दो भिन्न भिन्न तथ्यों से संबंधित समंकों या आंकड़ों के बीच पारस्परिक संबंध के गणितीय माप की जानकारी होना आवश्यक है। यदि दो समंक श्रेणियाँ दे रखी हैं, उन दो समंकों या आंकड़ों की श्रेणियों के बीच किस तरह का गणितीय संबंध है, इसका आंकलन कई बार हमें सांख्यिकी अध्ययन के लिए करना पड़ता है और दो तथ्यों या चरों के बीच के गणितीय माप को ही हम सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध के संबंध में कई परिभाषाएं विद्वानों ने दी है, जिसमें प्रोफेसर W.I. किंग के अनुसार दो पदमालाओं या समूहों के मध्य कार्य कारण संबंध, यानी दो पदमाला या समूहों के बीच जो कार्य कारण संबंध है, कॉज और इफेक्ट का रिलेशन है, वही सहसंबंध कहलाता है। इसी प्रकार ग्रोहमैन ने कहा कि जब दो या अधिक संख्याएं सहानुभूति में परिवर्तित होती है, जिससे एक में परिवर्तन होने का परिणाम दूसरे में उसी या विपरीत दिशा में परिवर्तन हो, तो उन संख्याओं के मध्य सहसंबंध होता है। इस प्रकार सहसंबंध के लिए बताया गया है कि दो विभिन्न चरों के बीच में किस प्रकार का संबंध है, यह देखा जाता है। इस सिद्धांत को विकसित करने और आधुनिक स्वरूप में लाने का श्रेय गॉल्टन और कॉल पियर्सन को दिया जाता है, जिन्होंने इस तकनीक की सहायता से प्राणी शास्त्र तथा जनन विद्या की अनेक समस्याओं का विवेचन किया। इस सिद्धांत से ज्ञात होता है कि दो संबंधित चरों में कितना और किस प्रकार, अर्थात पॉजिटिव या नेगेटिव संबंध है या दृष्टिगोचर होता है, यानी दो चरों के बीच में किस प्रकार का संबंध दृष्टिगोचर होता है, यह गॉल्टन और कॉल पियर्सन देखने का प्रयास किया। सहसंबंध तकनीक पर ही प्रतिगमन, रेशियो वेरिएशन यानी विचरण अनुपात जैसी उपयोगी विचारधाराएं आधारित है। तो विद्यार्थियों, सहसंबंध से अभिप्राय दो समंक श्रेणियों के बीच में संबंध देखा जाता है कि वह संबंध किस प्रकार का है, दोनों का एक जैसा है या दोनों के बीच विपरीत संबंध है। सहसंबंध के प्रकार, सहसंबंध के प्रकार को हम इस प्रकार बांट सकते हैं। पहला है परिवर्तन की दिशा के आधार पर, पहला है परिवर्तन की दिशा के आधार पर कि दो समंक श्रेणी में परिवर्तन किस प्रकार है, दिशा के आधार पर। इसमें जो ले रखा है, एक है घनात्मक सहसंबंध, यानी दो समंक श्रेणियों में पद मूल्य एक ही दिशा में परिवर्तन होते हैं, अर्थात एक श्रेणी के मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर दूसरे में भी कमी हो या वृद्धि हो, यानी कहने का मतलब है चेंज एक ही दिशा में हो, तो उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। जैसे व्यापार में प्रगति के साथ साथ रोजगार में वृद्धि होती है, तो व्यापार की प्रगति और रोजगार के बीच के सहसंबंध को पॉजिटिव सहसंबंध कहा जाएगा। दूसरा है नेगेटिव सहसंबंध, जैसा कि स्पष्ट है कि एक में वृद्धि होने से दूसरे में जिसे हम कह सकते हैं ऋणात्मक सहसंबंध, अर्थात दो संबंध श्रेणियों में पद मूल्य विपरीत दिशाओं में परिवर्तन होते हैं। एक श्रेणी के पद मूल्य बढ़ता है तो दूसरे के मूल्य में कमी हो, तो उसे हम नेगेटिव सहसंबंध कहते हैं। यह तो हुआ परिवर्तन की दिशा के आधार पर। दूसरा जो इसका हम देखते हैं वह है परिवर्तन के अनुपात के आधार पर, परिवर्तन के अनुपात के आधार पर। इसमें दो है, एक है रेखीय सहसंबंध, रेखीय लीनियर कोरिलेशन, रेखीय सहसंबंध। दो संबंध समंक श्रेणियों में विचरण वेरिएशन या परिवर्तन का अनुपात स्थायी रहे
तो उनके बीच सहसंबंध को रेखीय सहसंबंध कहते हैं। यानी चेंज हो और वो स्थायी चेंज हो तो उसे हम लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की मांग में सदैव 5% वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में 15% की वृद्धि हो, यानी स्थिर रूप से परिवर्तन हो, तो उसे हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। और इसमें परिवर्तन के अनुपात पर दूसरा है वक्र रेखीय सहसंबंध, अर्थात कोलिनियर कोरिलेशन, कर्वलीनियर कोरिलेशन। यदि दो समंकमालाओं में पद मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात अलग अलग हो, परिवर्तन हो लेकिन परिवर्तन का अनुपात अलग अलग और अस्थायी हो, तो उसे हम कर्वलीनियर कोरिलेशन कहते हैं। ये तो हुआ परिवर्तन के अनुपात के आधार पर। पहला था परिवर्तन की दिशा के आधार पर और दूसरा है परिवर्तन के अनुपात के आधार पर। तीसरा जो संबंध देखा जाता है वह है सहसंबंध चरों की संख्या के आधार पर, चरों की संख्या के आधार पर। अब चरों की संख्या के आधार पर भी दो प्रकार के हैं। पहला है सरल सहसंबंध, सरल सहसंबंध अर्थात सिंपल कोरिलेशन। किन्हीं दो समंक श्रेणियों के संबंध को सरल सहसंबंध कहते हैं। इसमें एक श्रेणी कारण या स्वतंत्र चर होती है और दूसरी श्रेणी परिणाम या आश्रित होती है। यानी दो चरों के बीच में एक स्वतंत्र, दूसरी उस पर आश्रित, या एक कारण दूसरी परिणाम, तो उस सहसंबंध को हम सरल सहसंबंध या सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। और इसमें जो चरों की संख्या के आधार पर जो दूसरा है उसे सहसंबंध का नाम दिया गया है बहुगुणी सहसंबंध, अर्थात मल्टीपल कोरिलेशन। यदि दो या दो से अधिक स्वतंत्र और चर मूल्यों या आश्रित समंकमालाओं में सम्मिलित प्रभावों का अध्ययन करते हैं तो ऐसे सहसंबंधों को, यानी दो या दो से अधिक स्वतंत्र हो या आश्रित चर मूल्य हो, तो उनके बीच यदि अध्ययन करते हैं तो वह मल्टी कोरिलेशन कहलाता है। ये तो हुई सहसंबंध के प्रकार। अब हम लेते हैं सहसंबंध का परिमाण कि कितने तरह अनुपात रूप में, या हम देखें कि इनका परिमाण किस तरह के कितने अगर रिजल्ट आता है तो हम उस को किस प्रकार के सहसंबंध से सूचित करेंगे या उसको हम किस प्रकार का सहसंबंध करेंगे। तो इसको हम एक टेबल की सहायता से देख सकते हैं। जैसे इसका ऊपर ले लेते हैं हम परिमाण मात्रा, फिर पॉजिटिव धनात्मक सहसंबंध और दूसरा है ऋणात्मक नेगेटिव। अब देखिए, यदि पूर्ण सहसंबंध है, परफेक्ट, तो आपका सहसंबंध जो आएगा, सहसंबंध वो आपका +1 के बीच में सहसंबंध गुणांक होगा। तो हम वो कह सकते हैं कि पूर्णतः पॉजिटिव सहसंबंध है। और यदि सहसंबंध गुणांक -1 तक आता है तो पूर्ण नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा दो चरों के बीच में। उच्च सहसंबंध किसे कहा जाता है? हाई कोरिलेशन उसे कहा जाएगा जो 0.75 से लेकर के 1 के बीच में यदि आता है गुणांक तो वो हो जाएगा पॉजिटिव उच्च सहसंबंध। और यदि यही -0.75 से 1 के बीच में आए तो वो कहलाएगा हाई नेगेटिव कोरिलेशन। तीसरा है मध्यम, मॉडरेट कह सकते हैं आप, मॉडरेट या मिडल का जो कोरिलेशन है ये 0.25 टू आपका 0.75 के बीच में सहसंबंध गुणांक होगा प्लस में, और यदि माइनस में होता है 0.25 टू 0.75 के बीच में तो वो होगा नेगेटिव। लो लेवल का जो कोरिलेशन है परिमाण की दृष्टि से उसके लिए है कि 0 से लेकर के प्लस के 0.25 तक, और तो वो पॉजिटिव निम्न सहसंबंध कहलाएगा, और नेगेटिव में है 0 टू 0.25 के बीच में। और कई बार ये होता है कि दो चरों के बीच में किसी प्रकार का सहसंबंध नहीं होता है, उसे हम कहेंगे सहसंबंध की अब्सेंस, अनुपस्थिति।
अब्सेंस, इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव 0 0 होंगे। तो ये हमने परिमाण की दृष्टि से आपको सहसंबंध बताने का प्रयास किया कि दो चरों के बीच यदि हम सहसंबंध गुणांक निकालते हैं और एक गुणांक इस टेबल के अनुरूप हो तो हम उसको कैटेगराइज कह सकते हैं कि परफेक्ट कोरिलेशन है या हाई कोरिलेशन है या मॉडरेट कोरिलेशन है, लॉ है, या किस तरह का इनके बीच में कोरिलेशन है। तो विद्यार्थियों, ये कोरिलेशन से संबंधित हमारी बात आई। फिर कोरिलेशन के क्या अलग अलग माप है, इन मापों को यदि हम देखें कि किस किस तरह के कोरिलेशन के माप हो सकते हैं, तो इन मापों को दो भागों में बांटा गया है। एक है ग्राफिकल मेथड्स, ग्राफिकल मेथड्स में है कोरिलेशन ग्राफ्स में और स्कैटर डायग्राम के अनुसार, यानी सहसंबंध रेखा चित्र में और विक्षेप आरेख के आधार पर। और गणितीय माप में यदि हम लेते हैं तो जो गणितीय माप में आता है मैथमेटिकल मेथड्स में, कॉल पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, फिर है स्पेयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड्स, इसी प्रकार संगामी विचलन यानी कनकरंट डेविएशन मेथड, और फिर है लिस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग विधि। आज हम विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आपका होता है वह है कॉल पियर्सन का रिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और इसे हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। कॉल पियर्सन के कोरिलेशन में हम सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी से सहसंबंध ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। और व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जो दो समंग श्रेणियां होगी और उन दो समंग श्रेणियों के बीच में हम देखेंगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप है, वो आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं कि इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले हमें दो समंग श्रेणी मान लेते हैं एक्स है, तो एक्स का समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा, समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। इसी प्रकार वाई श्रेणी का भी हमें समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। फिर हमें एक्स और वाई इन समांतर माध्यों में समांतर माध्य के बाद में हमें डेविएशन लेना पड़ेगा, विचलन दोनों श्रेणियों का। विचलन लेने के बाद में जो विचलन आएगा उसे हम स्मॉल एक्स से और स्मॉल वाई से संकेत देंगे। फिर हम तीसरे स्टेप में इस विचलन का वर्ग कर देंगे, दोनों श्रेणियों का अलग अलग विचलनों का वर्ग हो जाएगा। चौथे के अंतर्गत हम दोनों श्रेणियों के जो विचलन हैं उनका आपस में गुणा कर लेंगे। और अंत में जो सहसंबंध का सूत्र है उसको प्रयोग करके, जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध है, किसमें? व्यक्तिगत श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल श्रेणी में कॉल पियर्सन का सहसंबंध, कॉल पियर्सन का सहसंबंध। तो इसको हम व्यक्तिगत श्रेणी में कॉल पियर्सन का जो सहसंबंध लेंगे, कॉल पियर्सन, उसमें अंत में हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और इसी प्रकार समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन। तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, एक्स और वाई ज्ञात कर लेंगे। और फिर इसको हम इस प्रकार भी सूत्र में ज्ञात कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और फिर हम ज्ञात कर सकते हैं आर बराबर समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। या एक और भी सूत्र है जो ज़्यादा आसान है, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन एक्स का स्क्वायर इंटू समेशन वाई का स्क्वायर। यह तो हुआ सहसंबंध। और फिर हम लेते हैं इस प्रकार जो है इनका गुणांक ज्ञात करके हम यह भी सूत्र जो है समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। इसीलिए मैंने आपको अपने इसके पिछले वीडियो में आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि हम किस प्रकार स्टैंडर्ड डेविएशन का सांख्यिकी में रोल रहता है। और फिर उसके आधार पर हम, अगर वो आप एक बार फिर से अच्छी तरह से देख लें, और उस आधार पर हम कॉल पियर्सन का कोरिलेशन बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल के आधार पर हम कॉल पियर्सन का सहसंबंध और उसका सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जैसे सवाल में दे रखा है कि विवाह के समय पति और पत्नी की निम्न लिखित दी गई आयु का पारस्परिक सहसंबंध ज्ञात कीजिए यदि कोई हो तो। यानी एक तरफ
हस्बैंड की एज के विभिन्न ग्रुप दिए होंगे, विभिन्न व्यक्तियों के होंगे, और दूसरी तरफ महिलाओं की आयु वर्ग दी हुई होगी और उसके बीच में हमें सहसंबंध देखना होगा। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम द एज ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइव्स एट द टाइम ऑफ द मैरिज एज गिवन बिलो फाइंड इफ़ देयर इज़ एनी कोरिलेशन बिटवीन देम। जैसे आपकी सुविधा के लिए लिख लेता हूँ, पति की आयु और पत्नी की आयु। तो एक हो जाएगा x और एक y सीरीज बन जाएगी। x में है 25, 22, 28, 26, 35, 20, 22, 40, then 20, 18, 90 और 25। यहाँ मैं आपको पत्नियों की आयु दे रहा हूँ 18 साल, 15 साल, 20 साल, 17, फिर 22, फिर 14, फिर 16, फिर 21, फिर 15, फिर 14, फिर 19 साल वाले पुरुष की पत्नी की आयु की 15 और फिर 25 साल वाले पुरुष की आयु की 17। इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करते हैं। किस प्रकार सॉल्व, देखिए आप दो बना देते हैं इसकी कैटेगरी। एक तरफ हम लेते हैं एज ऑफ हस्बैंड्स, जो आपका x है, और इधर लेते हैं एज ऑफ वाइव्स, जो आपकी y है। फिर इसके बाद में एज ईयर्स, जैसे आप x से दर्शाते हैं। फिर डेविएशन फ्रॉम, जो आपका मीन आएगा, और वो इस x वाले में आप देख लेना 25 होगा, तो मैं यहाँ पर डेविएशन लेता हूँ। x में से x बार घटाएंगे तो वो आपका हो जाएगा स्मॉल x ले लेते हैं, और देन आफ्टर इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, तो वो हो जाएगा x स्क्वायर। इसी प्रकार एज ऑफ ईयर्स, जो y, फिर y बार से जो आएगा आपका 17, तो y माइनस वाई बार, ये आपका स्मॉल y, फिर y का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हम अंत वाले कॉलम में x और y का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस प्रकार हम, जैसा कि सूत्र में भी बता रखा है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे पुरुषों की एज दे रखी है 25, 22, 28, 26, 35, 20, 22, 40, 20, 18, 19 और 25। ये हो गया आपकी एज। इस एज के हम समांतर माध्य निकालेंगे। जैसे इसका टोटल होगा आपका समेशन x हो जाएगा, वह है 300, और n है यहाँ पर 12 पतियों की दे रखा है। तो आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपके लिए ले लेता हूँ, ब्लैक पेन से आप ले लें। x बार वो हो जाएगा आपका समेशन x अपॉन n, और इस क्वेश्चन के अनुसार 300 है, उसमें 12 का भाग देंगे तो ये 25 आएगा। अब हम 25 से डेविएशन ले रहे हैं। 25 में से 25 गए 0, -3, प्लस के 3, फिर माइनस का प्लस का 1, फिर 10, फिर माइनस के 5, माइनस के 3, फिर 15, फिर माइनस के 5, फिर माइनस के 7, फिर माइनस के 6, और फिर 0, और समांतर माध्य यदि इसे लिए गया डेविएशन होता है तो इसका जो योग है वो 0 होगा। फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 0, 9, 9, 1, 100, 25, 9, 225, 25, 49, 36 और 0, और इसका स्क्वायर होगा समेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा पर 488। अब वाई की जो ले लेते हैं वो आपके क्वेश्चन में दे रखी है। जैसे
18 पत्नियों की आयु 18, 15, 20, 17, 14, 16 और 21, 15, 14, 15 और 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सी छूट गई? 18, 15, 20, 17, 17 के बाद में 22, यहाँ एक 22 का है, ध्यान रखना 22, और फिर 14, 16, 21, 15, 14, 15, 17। तो ये हो गया समेशन वाई, और समेशन वाई यानी इनका सबका योग करेंगे तो 204, और समेशन वाई से अपन यहाँ पर वाई बार निकाल देते हैं। समेशन वाई अपॉन एन जो आपका 204/12, और इसका हम लेंगे तो ये 17 आएगा। इस 17 को हम, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस 17 से वेरिएशन लेंगे तो प्लस का 1, माइनस का 2, प्लस के 3, 0, फिर ये हो जाएंगे 5, 22 का इसमें से लेंगे, फिर माइनस के 3, फिर -1, फिर 4, और उसके बाद में माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 2, 0, और इसका भी आपका योग हो जाएगा 0। फिर इसको y का स्क्वायर कर लेते हैं, और y का स्क्वायर होगा आपका 1 4 9 0 25 9 1 16 4 9 4 0, और ये समेशन वाई स्क्वायर हो गया आपका 82। फिर x और y, यानी ये आपका है x और इधर है ये आपका y, इनका दोनों का मल्टीप्लायर कर लेंगे तो ये होगा 0 6 9 0 50 15 3 60 एंड 10 21 12 और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इनका समेशन करेंगे एक्स वाई इजिकल टू 186। नाउ अब हम इसका जो है वह वैल्यू पुट करते हैं। पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के लिए समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, यानी 488 डिवाइडेड बाई 12, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 6.38। इसी प्रकार स्टैंडर्ड डेविएशन वाई ले लेते हैं, वाई इजिकल टू समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन, और समेशन वाई स्क्वायर है 82 डिवाइडेड बाई 12, और इसका अंडर लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 2.61। नाउ कीप द वैल्यू। कॉल पियर्सन का सूत्र जो है समन निकालने का, आर इजिकल टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई वो भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सूत्र में लिख लेते हैं आर इजिकल टू समेशन एक्स वाई एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो समेशन एक्स वाई था 186 डिवाइडेड बाई एन है 12, ये आया था आपका 6.38, और वो आया था 2.61, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.93। ये आपका सहसंबंध गुणांक क्वालिफिकेशन का आया जो +93 है। अतः वह ये बताता है कि दोनों के बीच में धनात्मक सहसंबंध है, यानी पति पत्नी की एज के बीच में हाई कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि हमारा सहसंबंध गुणांक है वह पॉजिटिव है और वह 93.93 है। तो इस प्रकार हमारा कह सकते हैं कि पति पत्नियों की आयु के बीच का जो सहसंबंध हमने ज्ञात किया, दैट इज़ द पॉजिटिव एंड हाई कोरिलेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इसका फ़ोन करके पूछ लें, और आगे की वीडियो में हम एक नई सांख्यिकी समस्या के साथ में आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।